पिछले एपिसोड में आपने देखा कि होइन में एक सुनामी आने वाली होती है जिसको ऐश, स्टीवन, मिस्टी, सरीना और ब्रॉक मिलकर अपने पोकेमोन का यूज करके रोक देते हैं। इसके बाद ऐश को याद आता है कि उसको अपने पुराने पोकेमोन ढूंढना है जैसे कि सोल्गैलियो और लुनाला, जिसके लिए वो नेक्रोजमा की हेल्प लेता है। नेक्रोजमा एक बीच पर लुनाला को फाइंड कर लेता है, फिर वो स्टार्ट करता है सोल्गैलियो को ढूंढना जो कि एक ओल्ड मैन के पास था। वो ऐश को सोल्गैलियो देने के लिए तैयार नहीं था, पर लास्ट में ऐश सोल्गैलियो को ले लेता है और रेक्वाजा को ढूंढना स्टार्ट करता है। अब आगे ग्राउडॉन और कायोगर काफी कोशिश करने के बाद भी रेक्वाजा को ढूंढ नहीं पाते, जिससे ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि रेक्वाजा सोल्गैलियो और लुनाना के दूसरे तरफ गया था जहां पर वेव काफी ज्यादा तेज चल रही थी, तो हो सकता है कि वो काफी दूर चला गया हो जिसके चलते ग्राउडॉन और कायोगर सेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, यही प्रॉब्लम हो सकती है, हमें रेक्वाजा को खुद ढूंढना होगा। मिस्टी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम अपने वाटर टाइप पोकेमोन के ऊपर बैठकर रेक्वाजा को ढूंढ सकते हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, ये सही है। ब्रॉक बोलता है क्यों ना हम कायोगर का यूज करें, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो एक वाटर टाइप पोकेमोन है जो कि स्विम कर सकता है और काफी ज्यादा बड़ा है जिसके ऊपर हम सब बैठ सकते हैं। सेकंड सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब भी वो रेक्वाजा के पास पहुंच जाएगा तो वो रेक्वाजा को सेंस कर लेगा और फिर वो उसकी लोकेशन ढूंढ लेगा। ऐश बोलता है कि हाँ, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। वो अपने ग्राउडॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है और कायोगर को बाहर ही रखता है। सब लोग कायोगर के ऊपर बैठ जाते हैं और उस डायरेक्शन में जाते हैं जहाँ पर रेक्वाजा गया था। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं और काफी दूर आ जाते हैं, बट अभी तक कायोगर कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा था। किसी को समझ में नहीं आता है कि कायोगर कुछ भी सेंस क्यों नहीं कर पा रहा है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि रेक्वाजा अभी भी दूर हो, हमें अपना मिशन चालू रखना चाहिए। ऐश बोलता है ठीक है और कायोगर और भी ज्यादा आगे बढ़ते जाता है। काफी टाइम हो जाता है और शाम हो जाती है, बट अभी तक कायोगर को कुछ भी सेंस नहीं हुआ था और ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी दूर आ चुके थे। सरीना बोलती है कि ऐश, हम ये किस जगह पर आ चुके हैं, मुझे लग रहा है कि हम होइन के बाहर आ गए हैं। ऐश बोलता है कि ऐसा हो सकता है, बट अभी के लिए रेक्वाजा को ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बाद में हुपा की हेल्प से वापस होइन जा सकते हैं, बट रेक्वाजा को नहीं ढूंढ सकते हैं। कायोगर और भी आगे बढ़ते जाता है और अचानक से कायोगर अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऐश बोलता है कि कायोगर क्या हुआ। कायोगर कुछ भी आंसर नहीं देता है और वो फटाफट आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा हो गई थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर काफी मुश्किल से बैठे हुए थे और वो गिरने ही वाले थे, बट कायोगर काफी तेज चल रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मुझे लग रहा है कि कायोगर ने फाइनली कुछ न कुछ सेंस कर लिया है जिसके चलते वो इतना फास्ट जा रहा है। सरीना बोलती है कि हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तभी उनको एक आइलैंड देखने को मिलता है और कायोगर ऐश और उसके फ्रेंड्स को उस आइलैंड पे पहुंचा देता है और बोलता है कि यहीं पर रेक्वाजा है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कायोगर को पोकेबॉल में वापस लेकर भेजता है ग्राउडॉन को। ग्राउडॉन भी रेक्वाजा को सेंस कर लेता है और वो भागकर रेक्वाजा की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर ऐश और उसके फ्रेंड्स उसका पीछा करते हैं और वो उस आइलैंड के एक जगह पर आकर रुक जाता है जहां पर ऐश और उसके फ्रेंड्स पहुंचते हैं। उनको देखने को मिलता है कि वहां पर 4-5 घर है और कुछ लोग रहते हैं। ग्राउडॉन बोलता है कि रेक्वाजा यहीं पर है। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो ग्राउडॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और उस घर में से एक घर में जाता है जहाँ पर उसको एक फैमिली देखने को मिलती है। वो पूछता है कि क्या यहाँ पर रेक्वाजा आया था। उस फैमिली में से एक मेंबर बाहर आता है और बोलता है कि हाँ, हमने रेक्वाजा को देखा है, बट तुम लोग कौन हो। ऐश बोलता है कि मैं ऐश केचम हूँ और मेरा रेक्वाजा घूम गया था जिसको ढूंढते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। वो फैमिली मेंबर बोलता है कि मेरा नाम विलियम है और तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। हाँ, वो रेक्वाजा हमारे पास ही है जो कि बहकर इस आइलैंड पे आ गया था और फिर हमने उसका ख्याल रखा। वो फिलहाल हमारे घर के पीछे है जहाँ पर कुछ लोग उसकी केयर कर रहे हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स विलियम के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको देखने को मिलता है कि काफी सारे ट्राइब रेक्वाजा को घेर के रखे हुए थे और उसकी केयर कर रहे थे। पर जब ऐश और उसके फ्रेंड्स रेक्वाजा के और पास जाते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि ये लोग रेक्वाजा का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि उनका इंटेंशन रेक्वाजा को नुकसान पहुंचाना है और उसको खाना है। ऐश काफी ज्यादा डर जाता है। वो ट्राइब ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ से आए हो और हमारे आइलैंड पे कैसे पहुंच गए। ऐश बोलता है कि मेरा नाम ऐश केचम है और मैं पैलेट टाउन से आया हूँ। ये रेक्वाजा हमारा है और हम इसी को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। रेक्वाजा काफी ज्यादा वीक था जिसके चलते वो अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा था। वो ट्राइब बोलते हैं कि हम नहीं जानते कि ये रेक्वाजा किसका है, बट अब ये हमारे हाथ लग चुका है और अब हम अपना फेस्टिवल मना के इसको खाएंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि रेक्वाजा जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन तक को खाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए ऐश अपने पिकाचू को उन ट्राइब के ऊपर थंडरबोल्ट यूज करने बोलता है जिससे वो सारे ट्राइब इंजर्ड हो जाते हैं और रेक्वाजा ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक था जिसके चलते ऐश अपने पोकेबॉल का यूज कर देता है और पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और रेक्वाजा उस पोकेबॉल के अंदर आ भी जाता है। सारे ट्राइब काफी गुस्सा हो जाते हैं जिससे वो सारे ट्राइब नीचे गिर जाते हैं और ऐश जल्दी से अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है जिसके ऊपर बैठकर
ऐश और उसके फ्रेंड्स आइलैंड से बाहर निकल जाते हैं, बट वो ट्राइब नीचे से भी अपने वेपन का यूज करके चारजार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं और एक वेपन चारजार्ड के विंग पे लग जाता है, जिससे चारजार्ड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बीच के किनारे गिर जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर वो ट्राइब ऐश और उसके फ्रेंड्स को ढूंढने आ रहे होते हैं। इतने में ही ऐश को एक आइडिया आता है और वो अपने चारजार्ड को पोकीबॉल के अंदर वापस लेके हूपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हूपा, हम काफी मुश्किल में फंस चुके हैं, जल्दी से अपने रिंग का यूज करके हमें होइन रीजन में पहुंचा दो। हूपा ऐश और उसके फ्रेंड्स के लिए एक होइन रीजन का पोर्टल खोल देता है, जिसमें ऐश, ब्रॉक और मिस्टी चले जाते हैं। पर जैसे ही सरीना उसके अंदर जाने वाली होती है, वहाँ पर ट्राइब आ जाते हैं और अपने वेपन का यूज करके अटैक कर देते हैं। फॉर्चुनेटली सरीना उस वेपन से बच जाती है और एकदम आखिरी मोमेंट पे होइन रीजन में पहुंच जाती है। हूपा भी होइन में आ जाता है। अब सब एक साथ मॉस डीप सिटी में आ जाते हैं होइन रीजन के, जिसके बाद वो एक काफी लंबी सांस लेते हैं। सरीना बोलती है कि हमें ऐसे अननोन जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर काफी खतरनाक लोग थे और तुम लोग वहाँ से चले गए थे, पर जब मैं उसके अंदर जाने वाली थी तभी उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था और मैं काफी लकीली उनसे बचकर यहाँ पर आई हूँ। ऐश बोलता है मैं भी कभी वहाँ पर नहीं जाने वाला। हूपा की हेल्प से हम यहाँ पर आ गए और मुझे नहीं पता था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा भी कोई आइलैंड है जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं। मिस्टी बोलती है कि फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं, तो अब हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें रेक्वाजा मिल चुका है, बट वो देखने में काफी ज्यादा वीक लग रहा था। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पोकेमॉन सेंटर जाके उसको हील कराना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना सब लोग मॉस डीप सिटी के पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और वो लोग रेक्वाजा को पोकेबॉल के बाहर निकालते हैं, जिसको देखकर नर्स जॉय काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उस पोकेमॉन सेंटर में जितने भी लोग थे वो लोग काफी शॉक होकर उस रेक्वाजा को घेर लेते हैं और ऐश से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास रेक्वाजा कहाँ से आया और इतना ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गया है। रेक्वाजा उड़ भी नहीं पा रहा था। ऐश सब कुछ एक्सप्लेन करता है और नर्स जॉय समझ जाती है। वो रेक्वाजा को चेक करती है और बोलती है कि रेक्वाजा ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक था एंड उसके बाद ट्राइब्स ने उसके ऊपर वेपन का भी यूज किया है, जिसके चलते अब वो और वीक हो चुका है। इसको एक हफ्ते पोकेमॉन सेंटर रखना होगा, जिसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐश बोलता है डेफिनेटली आप इसको पोकेमॉन सेंटर में रख सकते हो एंड हम रेक्वाजा को वापस लेने आ जाएंगे एक हफ्ते बाद। ऐश और उसके फ्रेंड्स रेक्वाजा को पोकेमॉन सेंटर में छोड़कर बाहर आ जाते हैं और अब वो सोचते हैं कि हमको नेक्स्ट ट्रियो कौन सा पकड़ना है। ब्रॉक बोलता है कि अभी भी कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रियोस बचे हुए हैं, जैसे कि क्रिएशन ट्रियो, ऑरा ट्रियो और टाउ ट्रियो। ऐश बोलता है तो हमें इनमें से सबसे पहले किसको कैच करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है मेरे अकॉर्डिंग हमें टाउ ट्रियो को कैच करना चाहिए, जिसमें आते हैं क्यूरम, रेशिराम और जैक्रोम। ये तीनों ही काफी पावरफुल है और इनको पकड़ने में काफी डिफिकल्टीज आने वाली है और ये हमें यूनोवा रीजन में मिलेंगे। ऐश बोलता है ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यूनोवा का टाउ ट्रियो। ऐश और उसके फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं टाउ ट्रियो को कैच करने के लिए। ऐश अपने हूपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हूपा, हमारा नेक्स्ट टारगेट है टाउ ट्रियो, जिसके लिए हमें यूनोवा रीजन में टेलीपोर्ट होना है। ऐश और उसके फ्रेंड्स यूनोवा रीजन में पहुंच जाते हैं, जहां पर अचानक से ऐश के कुछ पोकेबॉल्स गायब हो जाते हैं। ऐश बोलता है मेरे पोकेबॉल्स गायब क्यों हो गए। ब्रॉक बोलता है कि तुम अपने पास 6 पोकेमॉन्स ही रख सकते हो। ऐश बोलता है कि फिर अभी तक मेरे पास इतने सारे पोकेमॉन कैसे थे। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि होइन के वेदर खराब होने के चलते पीसी का सिस्टम काम ना कर रहा हो, इसके चलते तुम्हारे पोकेबॉल तुम्हारे पास ही रह गए थे और टेलीपोर्ट नहीं हुए थे। वेल, अब तुम 6 ही पोकेमॉन्स रख सकते हो। ऐश बोलता है फिर तो मुझे अपने 6 पोकेमॉन सेलेक्ट करने होंगे। अब क्योंकि ऐश को अपने ट्रियो का यूज करके बैटल करना था, जिसके चलते वो अपने पास लाइट ट्रियो को रखता है और वहीं पर वो वेदर ट्रियो के 2 मेंबर्स को रखता है, जो कि होते हैं कायोगर और ग्राउडाउन। ऐश बोलता है कि जैसे ही रेक्वाजा ठीक हो जाएगा मैं उसको अपने टीम में रख लूंगा, वो मेरी काफी हेल्प कर सकता है टाउ ट्रियो को डिफीट करने में। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मिस्टी बोलती है कि ऐश, तुम्हारा छठा पोकेमॉन कौन सा होगा। सरीना बोलती है कि इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ऐश का छठा पोकेमॉन डेफिनेटली कोई और नहीं बल्कि पिकाचू होगा। ऐश बोलता है कि हाँ, मेरा 6th पोकेमॉन पिकाचू ही होने वाला है। सब लोग मिलकर टाउ ट्रियो को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सरीना बोलती है कि हमने किसी न किसी तरीके से बाकी ट्रियो को ढूंढ लिया, बट अब टाउ ट्रियो को कैसे ढूंढा जाए। मिस्टी बोलती है कि हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम है। ऐश बोलता है कि मेरी एक काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है आइरिस, जो कि यूनोवा की चैंपियन है एंड उसको काफी ज्यादा नॉलेज है ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स के बारे में और कोइंसिडेंटली पूरा टाउ ट्रियो यूनोवा रीजन में रहता है, साथ में वो ड्रैगन टाइप के भी है, तो डेफिनेटली आइरिस को कुछ नॉलेज होगी, तो हमें उससे बात करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ये काफी अच्छा आइडिया है। ऐश आइरिस को फोन लगाता है और सब कुछ बता देता है। आइरिस मान जाती है और जल्दी से वो ऐश के पास आ जाती है। ऐश और आइरिस काफी टाइम बाद मिले थे, जिसके चलते वो दोनों ही हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं तुमसे दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐश बोलता है वेल आइरिस, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे टाउ ट्रियो को फाइंड आउट करना है टास्क कंप्लीट करने के लिए एंड उनको डिफीट भी करना है, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे टाउ ट्रियो कहाँ पर देखने को मिलेगा। आइरिस बोलती है टाउ ट्रियो ये तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि चैंपियन बनने के बाद मैंने काफी जगह पर और ज्यादा बड़ी चैंपियनशिप जीतने की कोशिश करी, बट मैं हर बार अनसक्सेसफुल हो गई और फिर मैंने सोचा कि मुझे ये सब ना करके अपने ट्रू ड्रीम को अचीव करना चाहिए।
चाहिए, जो कि है एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन मास्टर बनना। बट उसके लिए मुझे टाउ ट्रियो को डिफीट करके उनको कैच करना होगा, क्योंकि वो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स भी है और यूनोवा रीजन में रहते हैं। बट मैं वहाँ पर अकेले रिस्क लेके नहीं जा सकती थी, वो तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है और वहाँ पर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं कंपेनियन ढूंढ रही थी जो कि मेरे साथ चल सके, एंड सरप्राइजिंगली तुम्हारा भी गोल यही है, तो क्यों ना हम साथ में चले। ऐश बोलता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्या तुम्हें उनकी लोकेशन पता है? आइरिस बोलती है कि हाँ, काफी ढूंढने के बाद मुझे कोई कंपेनियन नहीं मिला था, जिसके बाद मैं अकेले उनको ढूंढने गई थी एंड मुझे फाइनली ड्रैगन स्पाइरल टावर पे रेशिराम दिखा था, जिसके ऊपर मैंने अटैक करने की कोशिश की थी अपने हेक्सरस का यूज करके और बैटल भी किया था, पर रेशिराम ने मुझे काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया एंड उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ। ऐश बोलता है मतलब अब हमें जाना है ड्रैगन स्पाइरल टावर, हम बिल्कुल रेडी हैं। सबके सब काफी ज्यादा गियर्ड अप और एक्साइटेड होते हैं ड्रैगन स्पाइरल टावर में जाके रेशिराम को कैच करने के लिए। आइरिस बोलती है कि बट एक प्रॉब्लम है, ड्रैगन स्पाइरल टावर काफी ज्यादा पुराना है एंड उसको 1000 साल पहले एक वॉर के चलते सील कर दिया गया था एंड उसके बाद से उसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। ऐश बोलता है फिर तुम अंदर कैसे गए थे? आइरिस बोलती है कि मुझे लकीली रेशिराम बाहर दिख गया था, वरना उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐश बोलता है कि ड्रैगन स्पाइरल टावर यूनोवा रीजन के किस हिस्से में आता है और ऐसी कौन सी वॉर हुई थी जिसके चलते ड्रैगन स्पाइरल टावर को सील कर दिया गया था। आइरिस बोलती है कि ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है जो कि यूनोवा रीजन के हिस्ट्री में लिखी हुई है और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चीज है यूनोवा रीजन की। ऐश बोलता है कि मुझे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं इसके बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता हूँ। आइरिस बोलती है कि अभी सही टाइम नहीं है, तुम्हें टाइम आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऐश बोलता है ठीक है, हम सबसे पहले ड्रैगन स्पाइरल टावर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। आइरिस बोलती है कि ड्रैगन स्पाइरल टावर यूनोवा रीजन के बिल्कुल कॉर्नर में आता है, जहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट है और वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं जाते हैं। मैंने उसको खुद से डिस्कवर किया था क्योंकि मुझे फॉरेस्ट में घूमना काफी ज्यादा पसंद है, बट मैंने ज्यादा किसी को इसके बारे में नहीं बताया है, मैं सिर्फ तुमको ही इसके बारे में रिवील कर रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर मत करना है। ऐश बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। अब हमें ड्रैगन स्पाइरल टावर पे चलना चाहिए, सब लोग मिलकर ड्रैगन स्पाइरल टावर पे जाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐश बोलता है चल के जाने में काफी टाइम लगेगा, रुको मैं कुछ करता हूँ। ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और भेजता है नेक्रोजमा को। ऐश बोलता है कि हम लोग नेक्रोजमा की हेल्प से वहाँ पर काफी जल्दी पहुँच सकते हैं, बट आइरिस काफी ज्यादा शॉक में रह जाती है। वो बोलती है कि ऐश तुम्हारे पास नेक्रोजमा कहाँ से आया? ये तो एक काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है यूनोवा रीजन का और इसके पास अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म भी है, मुझे हमेशा से ही नेक्रोजमा पोकेमॉन काफी ज्यादा पसंद है, तुमने इसको कैसे कैच किया? ऐश बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने टास्क के बारे में बताया था, वेलिस ट्रियो में मुझे सिर्फ और सिर्फ टाउ ट्रियो को ही कैच नहीं करना था, बल्कि मुझे लाइट ट्रियो और बाकी सारे ट्रियोस को भी कैच करना था, जैसे कि क्रिएशन ट्रियो और ट्रियो, और मैंने अभी तक कुछ ट्रियोस को कैच भी कर लिया है। आइरिस बोलती है कि क्या सच में तुमने क्या वेदर ट्रियो को कैच किया है? ऐश बोलता है कि हाँ, मैं अभी वेदर ट्रियो को ही कैच करके आ रहा हूँ और अब मेरा टारगेट है टाउ ट्रियो को कैच करना। आइरिस बोलती है फिर तो तुमने रेक्वाजा को भी कैच किया होगा। ऐश बोलता है ऑब्वियसली वेदर ट्रियो में रेक्वाजा भी आता है, बट मेरा रेक्वाजा अभी इंजर्ड है, जिसके चलते वो पोकेमॉन सेंटर में है, बट करंटली मेरे पास ग्राउडन और कायोगर है। आइरिस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि रेक्वाजा उसका फेवरेट पोकेमॉन है, क्योंकि वो एक ड्रैगन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। आइरिस बोलती है कि मुझे रेक्वाजा से एक बार जरूर मिलाना। ऐश बोलता है बिल्कुल, एक बार रेक्वाजा ठीक हो जाए तो वो मेरे टीम में भी आ जाएगा, फिर तुम उससे मिल सकते हो। आइरिस काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो बोलती है कि तुम सारे ट्रियो को कैच करो, इसका मतलब टावर ट्रियो को भी तुम ही कैच करोगे। ऐश बोलता है कि किसी ट्रियो को कैच करना नेसेसरी नहीं है, बस इतना जरूरी है कि उस ट्रियो को मुझे डिफीट करना होगा, मेरे अलावा कोई और उस ट्रियो को डिफीट नहीं कर सकता है और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक लेजेंडरी ट्रियो का ही यूज करके उनको डिफीट करना होगा। आइरिस बोलती है कि अच्छा मैं समझ गई। ऐश बोलता है कि अब मुझे ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन है, तुम चाहो तो टावर ट्रियो को कैच कर सकते हो। आइरिस बोलती है ठीक है, फिर ये डील डन है। ऐश और उसके फ्रेंड्स नेक्रोजमा के ऊपर बैठ जाते हैं और आइरिस नेक्रोजमा को रास्ता बताती है ड्रैगन स्पाइरल टावर पे जाने का, जहाँ पर वो काफी दूर तक आ जाता है और फाइनली वो यूनोवा रीजन के कॉर्नर पे आ जाता है, जहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट था। आइरिस बोलती है कि अब इसके आगे काफी सारे बड़े बड़े ट्रीज होंगे, जिसके चलते ऊपर से ड्रैगन स्पाइरल टावर को देखना इम्पॉसिबल है, हमें नीचे उतरकर ड्रैगन स्पाइरल टावर की तरफ बढ़ना होगा। ऐश बोलता है ठीक है और वो अपने नेक्रोजमा को फॉरेस्ट में जाने बोलता है। नेक्रोजमा सबको फॉरेस्ट में लैंड करा देता है और ऐश नेक्रोजमा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। ऐश नोटिस करता है कि यह जंगल काफी ज्यादा घना था और यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन्स थे, मानो यहाँ पर जल्दी कोई आता ही ना हो, और ये वाइल्ड पोकेमॉन्स खुद ही ट्रेनिंग करके काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम जगह है, यहाँ के वाइल्ड पोकेमॉन्स देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और सब फुली इवॉल्व हैं। आइरिस बोलती है कि हाँ, यहाँ पर इंसान ज्यादा नहीं आ पाते, जिसके चलते यहाँ के पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करके इवॉल्व हो जाते हैं और उनको कोई कैच भी नहीं करता है और वो एक्सपीरियंस के साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं और वो खुद से ही बैटल करना और ट्रेनिंग करना सीख लेते हैं, जिसके चलते वो नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं भी जब ड्रैगन स्पाइरल टावर को ढूंढने आई थी तो मैंने यहाँ से एक ड्रडिगन कैच किया था, जो कि सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐश बोलता है ये तो काफी औसम जगह है, मैं भी कुछ पोकेमॉन्स को जरूर कैच करना चाहूंगा।
ऐश बोलता है क्यों ना हम ड्रैगन स्पाइरल टावर पे जाने से पहले कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को कैच कर ले, मुझे यहाँ के पोकेमॉन्स काफी अच्छे लग रहे हैं। आइरिस बोलती है ठीक है, तुम कुछ पोकेमॉन्स को कैच कर सकते हो। ऐश एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को ढूंढ रहा था, तभी उसके सामने एक हाइड्रिगन आता है जो कि नॉर्मल हाइड्रिगन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश हाइड्रिगन को पकड़ने का डिसाइड करता है, वो अपने पिकाचू को भेजता है और पिकाचू यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का, जो कि हाइड्रिगन के ऊपर लगने वाला होता है। तभी हाइड्रिगन उसको डॉज कर लेता है और पिकाचू को देख लेता है और वो पिकाचू के ऊपर ड्रैको मीटियोर का यूज करता है। पिकाचू एक एक मीटियोर को डॉज करके यूज करता है वोल्ट टैकल का, जिससे हाइड्रिगन जमीन पे गिर जाता है और बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने पोकेबॉल को फेंक कर हाइड्रिगन को कैच कर लेता है। और अब ऐश बोलता है कि हमें ड्रैगन स्पाइरल टावर की तरफ चलना चाहिए। सब लोग ड्रैगन स्पाइरल टावर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम होने के बाद भी वो लोग इस फॉरेस्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे और उनको कोई इंसान या फिर कोई घर देखने को नहीं मिल रहा था। बस वहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग वाइट पोकेमॉन्स थे। ऐश बोलता है कि और कितना टाइम लगने वाला है। आइरिस बोलते हैं कि अभी तो और टाइम लगने वाला है। ड्रैगन स्पाइरल टावर बिल्कुल कॉर्नर में है यूनोवा रीजन के, जैसा कि मैंने तुमको बताया था। ऐश काफी ज्यादा थक गया होता है बट वो हार नहीं मानता और सब लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आइरिस बोलती है बस थोड़ा देर और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे ड्रैगन स्पाइरल टावर पे। सब आगे बढ़ते रहते हैं और फाइनली उनको कुछ अलग देखने को मिलता है। वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी नदी थी एंड उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया गया था। आइरिस बोलती है कि फाइनली हम ड्रैगन स्पाइरल टावर पे पहुंच गए हैं। अभी हमें बस इस ब्रिज का यूज करके इस नदी को पार करना है और उस साइड ड्रैगन स्पाइरल टावर है जो कि तुमको दिख ही रहा होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स ड्रैगन स्पाइरल टावर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा और ओल्ड दिख रहा था। देखने में लग रहा था कि वहाँ पर काफी टाइम से कोई भी नहीं आया है और वो ब्रिज भी काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी और वीक भी। ऐश और उसके फ्रेंड्स उसके ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा डर रहे होते हैं बट सब लोग हिम्मत करके उस ब्रिज के ऊपर चढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनली एक एक करके वो लोग ब्रिज से नीचे उतर जाते हैं। सबसे पहले ऐश उतरता है, उसके बाद मिस्टी उतरती है, फिर सरीना और फिर ब्रॉक। बट जैसे ही आइरिस उतरने वाली होती है वो ब्रिज टूट जाती है और आइरिस नीचे गिर जाती है। ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और आइरिस को देखने जाते हैं। वो नीचे देखते हैं एंड उनको आइरिस कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है। वो पानी में भी नहीं थी और कहीं और भी देखने को नहीं मिलती है। तभी आइरिस की आवाज आती है और ऐश और उसके फ्रेंड्स को देखने को मिलता है कि आइरिस ने एक रूट पकड़ा हुआ है, वो नीचे नहीं गिरी है। ब्रॉक जल्दी से अपना हाथ देकर आइरिस को ऊपर खींच लेता है, जिससे आइरिस बच जाती है और सब काफी खुश हो जाते हैं और सब ड्रैगन स्पाइरल टावर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा लंबा था एंड उसके गेट्स बंद थे। ऐश बोलता है कि अब हम इसके अंदर कैसे जाए। आइरिस बोलती है कि इसके अंदर जाना लीगल नहीं है। अगर यूनोवा रीजन की सिक्योरिटी हमें इसके अंदर जाते हुए पकड़ लेती है तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। ऐश बोलता है कि बट हमें अंदर जाना ही होगा वरना मैं टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता। आइरिस बोलती है ठीक है, हम रिस्क ले सकते हैं बट अगर यहाँ पर सिक्योरिटी आती है तो हम भागेंगे कहाँ से। ऐश बोलता है कि मेरे पास एक हुपा पोकेमॉन है जिसका यूज कर हम कहीं पर भी किसी भी टाइम पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। आइरिस बोलती है ये तो काफी अच्छा आइडिया है। ऐश बोलता है बट मेरे पास एक बैड न्यूज है, मैंने हुपा को यहाँ पर नहीं लेकर आया है। सब काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब ऐश वापस भी नहीं जा सकता था हुपा को अपने टीम में लेने के लिए, इसीलिए सब लोग रिस्क लेकर उस ड्रैगन स्पाइरल टावर के गेट पे जाते हैं जो कि बिल्कुल एंशिएंट लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि अब हम इसके अंदर कैसे जाएंगे। आइरिस बोलती है ये सब मेरे पर छोड़ दो और वो अपने एक्स का ड्रिल को बाहर निकालती है जो कि अपने क्लॉज का यूज करके दरवाजे को खोल देता है। सब अंदर जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा है। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स के सामने से एक ज़ोरवार्क गुजरता है जिसको देखकर सब लोग काफी शॉक हो जाते हैं। मिस्टी बोलती है कि यहाँ पर ये ज़ोरवार्क क्या कर रहा है जबकि ये ड्रैगन स्पाइरल टावर तो काफी टाइम से लॉक है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस ज़ोरवार्क का पीछा करते हैं और वो ज़ोरवार्क एक सीढ़ी के पास आ जाता है एंड उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट करता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने वाले थे बट तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है और एक इंसान वहाँ से आता है। वो और कोई नहीं बल्कि एन था जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ऐश एन को पहले से जानता था। वो बोलता है कि एन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एन का भी सेम सवाल होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए एक टास्क मिला था जहाँ पर मुझे सारे के सारे लेजेंडरी ट्रियो को कैच करना था और मैं टावर ट्रियो को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। एन बोलता है कि मैं यहाँ पर काफी टाइम से रहता हूँ और कभी कभार यहाँ से जाता हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। ऐश बोलता है कि नहीं, हम टावर ट्रियो को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। एन काफी फोर्स करता है बट ऐश वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। एन बोलता है ठीक है, फिर इसको हम डिसाइड कर लेते हैं, क्यों ना हमारे बीच में 3-on-3 पोकेमॉन की बैटल हो एंड अगर मैं इस बैटल को जीतता हूँ तो तुम्हें बाहर जाना होगा बट अगर तुम इस बैटल को जीत जाते हो तो तुम ऊपर जा सकते हो एंड मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऐश बोलता है मुझे वैसे भी बैटल्स करना काफी ज्यादा पसंद है, मैं डेफिनेटली इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। एन बोलता है फिर ठीक है, चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। एन अपने ज़ोरवार्क को नीचे बुलाता है। ऐश बोलता है कि अच्छा तो ये ज़ोरवार्क तुम्हारा था। एन बोलता है कि हाँ, ये ज़ोरवार्क मेरा ही है और मेरे साथ यहाँ पर रहता है। अब बैटल स्टार्ट करी जाए। बैटल स्टार्ट होती है और ऐश अपना पहला पोकेबॉल निकालता है और भेजता है
सोल्गैलियो को, जिसको देखकर एन शॉक हो जाता है। वो बोलता है सोल्गैलियो, इसको तुमने कैसे कैच किया? ऐश बोलता है कि स्टार्स के अकॉर्डिंग मुझे पोकेमॉन वर्ल्ड के हर एक लेजेंडरी ट्रियो को कैच करना था जिसमें लाइट ट्रियो भी आता है, एंड उसी को डिफीट करते हुए मैंने सोल्गैलियो और बाकी सारे मेंबर्स को कैच कर लिया था। एन बोलता है क्या इसका मतलब तुम्हारे पास नेक्रोजमा और लुनाला भी है? ऐश बोलता है कि हाँ, मेरे पास वो दोनों भी है। एन काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और बोलता है कि बैटल के बाद मुझे उन्हें जरूर दिखाना है। ऐश बोलता है कि हाँ ठीक है, बट अभी के लिए बैटल को स्टार्ट करते हैं। एन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पूरा का पूरा लाइट ट्रियो है तो मेरे पास एक और ऑफर है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रिपल बैटल करेंगे, यानी कि तुम भी एक साथ 3 पोकेमॉन का यूज करोगे और मैं भी यूज करूंगा 3 पोकेमॉन्स का, और वो तीनों पोकेमॉन एक साथ मिलकर बैटल करने वाले हैं। ऐश बोलता है कि ट्रिपल बैटल, इसके बारे में तो मैंने पहले कभी भी नहीं सुना है। हाँ, मैंने डबल बैटल जरूर करी है। एन बोलता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं। ऐश के 3 पोकेमॉन्स होने वाले थे, सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा। वहीं पर एन भी अपने 3 पोकेबॉल्स को निकालता है। वो अपने तीनों पोकेबॉल्स को फेंकता है और एक लाइट फ्लैश होती है और उनमें से ऐसे पोकेमॉन निकलते हैं जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। वो थे लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैक्रोम, रेशिराम और क्यूरैम। ऐश बोलता है कि क्या तुमने रेशिराम, ज़ैक्रोम और क्यूरैम को कैच करके रखा है? एन बोलता है कि हाँ, ये तीनों मेरे ही पोकेमॉन है, मैं भी इनको यहाँ पर ढूंढने आया था और इन सबको कैच कर लिया है। ऐश बोलता है फिर तो इस बैटल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, ये बैटल नॉर्मल बैटल से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली किसी ट्रियो को डिफीट करने के लिए तुम अनलिमिटेड ट्रियो का यूज करते थे, यानी कि किसी भी ट्रियो को भेज देते थे एंड अगर वो डिफीट हो गया तो दूसरे ट्रियो का यूज करते थे, बट यहाँ पर तुम्हें एक ही ट्रियो यूज करने मिलने वाला है। ऐश बोलता है कि ऐसे डिफिकल्ट चैलेंजेस मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे अपने लाइट ट्रियो पर पूरा भरोसा है। सोल्गैलियो रोर करता है और ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। सोल्गैलियो स्टार्ट करता है फ्लेम थ्रोअर के साथ, जिसको रेशिराम डॉज कर लेता है और काउंटर में वो भी फ्लेम थ्रोअर का यूज करता है, जिसको सोल्गैलियो डॉज कर लेता है। अब क्यूरैम यूज करता है आइस बीम का, जिसको नेक्रोजमा डॉज कर लेता है, और फिर लुनाला यूज करती है अपने सिग्नेचर अटैक मून गेज बीम का, जिसको क्यूरैम डॉज नहीं कर पाता और उसके ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। वहीं पर इसके काउंटर में ज़ैक्रोम यूज करता है बोल्ड स्ट्राइक अटैक का। बैटल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर टक्कर की बैटल हो रही होती है। दोनों ही ट्रियो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। रेशिराम अपने सिग्नेचर अटैक ब्लू फ्लेयर का यूज करता है, जिसके काउंटर में सोल्गैलियो भी अपने सिग्नेचर अटैक का यूज करता है, जो कि सन स्टील स्ट्राइक। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। बट इसी बीच में क्यूरैम भी अपने सिग्नेचर मूव ग्लेशिएट का यूज करके सोल्गैलियो को काफी डैमेज दे देता है। ज़ैक्रोम भी बोल्ड स्ट्राइक का यूज करता है। वहीं पर रेशिराम एक और बार ब्लू फ्लेयर का यूज करता है। सारे अटैक सोल्गैलियो के ऊपर थे और सारे सिग्नेचर अटैक सोल्गैलियो के ऊपर लग जाते हैं, जिससे सोल्गैलियो को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर नेक्रोजमा को काफी गुस्सा आता है और वो यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक फोटोन गीजर का क्यूरैम के ऊपर, जिसको क्यूरैम डॉज कर लेता है, बट उसके पीछे ज़ैक्रोम था जिसके ऊपर फोटोन गीजर लग जाता है, जिससे ज़ैक्रोम का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए लुनाला भी ज़ैक्रोम के ऊपर मून गेज बीम का यूज कर देता है, जिससे ज़ैक्रोम नीचे गिर जाता है। अब रेशिराम और क्यूरैम मिलकर ग्लेशिएट और ब्लू फ्लेयर का यूज करते हैं सोल्गैलियो पर, जो कि नीचे गिरा हुआ होता है, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और सोल्गैलियो बैटल में हार जाता है। वहीं पर बदले में लुनाला और नेक्रोजमा भी अपने अपने सिग्नेचर अटैक यानी कि मून गेज बीम और प्रिज्मेटिक लेजर का यूज करते हैं ज़ैक्रोम पर। वो भी नीचे गिरा हुआ होता है, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, पर जैसे ही वो अटैक ज़ैक्रोम के ऊपर लगने वाला था उसके बीच में क्यूरैम आ जाता है और दोनों ही अटैक क्यूरैम के ऊपर लग जाते हैं, जिससे क्यूरैम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पे गिर जाता है। इसका फायदा उठाते हुए नेक्रोजमा यूज करता है नेट स्लैश अटैक का क्यूरैम पर। वहीं पर लुनाला यूज करती है हाइपर बीम का। दोनों ही अटैक क्यूरैम के ऊपर लग जाते हैं और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ क्यूरैम ये बैटल हार जाता है। वहीं पर ज़ैक्रोम, जो कि ऑलरेडी काफी वीक हो गया था, वो वापस खड़े हो जाता है। अब इस बैटल में दोनों ही ट्रियो से सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए थे। लाइट ट्रियो से बचे हुए थे नेक्रोजमा और लुनाला। वहीं पर टाउ ट्रियो से रेशिराम और ज़ैक्रोम बचे हुए थे। देखना ये था कि इन दोनों में से कौन जीतता है। अब ज़ैक्रोम यूज करता है आउटरेज अटैक का, जो कि एक फिजिकल अटैक था, जिसके लिए वो लुनाला के पास आ जाता है। पर जैसे ही ज़ैक्रोम आउटरेज का यूज करने वाला होता है, वैसे ही लुनाला यूज कर देती है फैंटम फोर्स का, जिससे वो ज़ैक्रोम के पीछे चली जाती है और फैंटम फोर्स का यूज करके उसको डैमेज दे देती है। नेक्रोजमा भी ज़ैक्रोम को डैमेज देने आ ही रहा होता है, इतने में ही रेशिराम यूज कर देता है ड्रैगन पल्स का नेक्रोजमा पर, जो कि नेक्रोजमा पर लग जाता है, बट उसको ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता है। इसके काउंटर में नेक्रोजमा यूज करता है साइकिक अटैक का, जिससे वो रेशिराम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अब रेशिराम अपने मर्जी से कोई भी अटैक नहीं कर पा रहा था। स्टीवन बोलता है कि रेशिराम, तुम्हें कुछ ना कुछ करके नेक्रोजमा के कंट्रोल से छूटना होगा, वरना तुम इजीली हार जाओगे। बट रेशिराम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। नेक्रोजमा रेशिराम को कंट्रोल करके ड्रैगन स्पाइरल टावर के एकदम टॉप पर लेकर जाता है और वहां से काफी तेजी से नीचे गिरा देता है, जिससे रेशिराम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और जमीन टूट जाती है। इससे ड्रैगन स्पाइरल टावर को काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफी ज्यादा पुराना था।
बट अभी भी नेक्रोजमा रुकता नहीं है। वो रेशिराम को वापस से कंट्रोल करता है अपने साइकिक अटैक का यूज करके। तभी एन काफी सोचने के बाद अपने ज़ैक्रोम को नेक्रोजमा के ऊपर अटैक करने बोलता है और ज़ैक्रोम बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे नेक्रोजमा का फोकस हट जाता है और रेशिराम कंट्रोल से बाहर आ जाता है। इतने में ही लुनाला ज़ैक्रोम के ऊपर साइकिक अटैक का यूज करके ज़ैक्रोम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और मौका देखकर नेक्रोजमा भी साइकिक अटैक का यूज करता है रेशिराम पर, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स कंट्रोल में आ जाते हैं। एन बोलता है ज़ैक्रोम और रेशिराम तुम दोनों को ही कंट्रोल से बाहर आना होगा, बट वो एन की बात नहीं सुन रहे थे। वो लोग पूरी तरह से नेक्रोजमा और लुनाला के कंट्रोल में आ गए थे और वो दोनों पोकेमॉन्स नेक्रोजमा और सोल्गैलियो दोनों को ही ड्रैगन स्पाइरल टावर के टॉप पे ले जाके नीचे गिरा देते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को काफी डैमेज पड़ता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे और एन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। नेक्रोजमा और लुनाला वापस से साइकिक अटैक का यूज करके दोनों ही पोकेमॉन्स को ड्रैगन स्पाइरल टावर के टॉप पे लेके जाते हैं और वापस से नीचे पटक देते हैं, जिससे वो दोनों पोकेमॉन्स और भी वीक हो जाते हैं और नेक्रोजमा और लुनाला यही चीज बार बार रिपीट कर रहे थे, जिससे रेशिराम और ज़ैक्रोम वीक होते जा रहे थे। फाइनली वो इतने वीक हो चुके थे कि वो उड़ भी नहीं पा रहे थे। ऐश बोलता है फाइनली नेक्रोजमा और लुनाला यही मौका है, इन दोनों पोकेमॉन्स को खत्म कर दो। अपने अपने सिग्नेचर मूव यानी कि मून गेज बीम और प्रिज्मेटिक लेजर का यूज करो। दोनों पोकेमॉन्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। रेशिराम और ज़ैक्रोम काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और दोनों ही अटैक उन दोनों पोकेमॉन्स के ऊपर लग जाते हैं, जिससे ड्रैगन स्पाइरल टावर में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और काफी ज्यादा धुआं हो जाता है। ऐश बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि टावर ट्रियो इतना ज्यादा वीक होगा और इतना इजीली हार जाएगा। एन भी काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि लाइट ट्रियो के सामने टावर ट्रियो कुछ भी नहीं कर पाया था, जबकि लाइट ट्रियो और टावर ट्रियो की पावर लगभग इक्वल है अगर हम किसी फॉर्म को ना काउंट करें। वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया था जो कि काफी टाइम तक हटने का नाम नहीं ले रहा था और कुछ टाइम बाद वो धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिलता है कि लुनाला और नेक्रोजमा बिल्कुल सेफ वहीं पर उड़ रहे थे, बट ज़ैक्रोम और रेशिराम कहीं पर भी नहीं दिख रहे थे। एन काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पोकेमॉन्स कहाँ गए। तभी सब नोटिस करते हैं कि जमीन पर काफी ज्यादा बड़ा होल हो चुका है, जिसके अंदर सब लोग देखते हैं और उनको देखने को मिलता है कि अंदर काफी तेज लाइट फ्लैश होती है और अचानक से एक काफी बड़ा पोकेमॉन बाहर आता है। ऐसा कोई पोकेमॉन किसी ने भी नहीं देखा था, बट एन और आइरिस जानते थे कि ये कौन सा पोकेमॉन है। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और ऐश काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये कौन सा पोकेमॉन उनके सामने आ गया है, क्योंकि ऐसा कोई पोकेमॉन पॉकेडेक्स में नहीं है और ना ही करंटली एग्जिस्ट करता है। वहीं पर आइरिस और एन काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं इस पोकेमॉन को देखकर। वो बोलते हैं कि क्या ये पोकेमॉन अभी भी एग्जिस्ट करता है, जबकि ये 1000 साल पहले ही खत्म हो गया था। ऐश बोलता है कि क्या तुम इस पोकेमॉन को जानते हो। ऐश बोलता है कि हाँ, ये पोकेमॉन 1000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और इस पोकेमॉन का नाम उस टाइम पे था ओरिजिनल ड्रैगन, जो कि फ्यूजन था ज़ैक्रोम और रेशिराम का। ऐश बोलता है ज़ैक्रोम और रेशिराम का फ्यूजन मतलब ये पोकेमॉन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हुआ करता होगा, क्योंकि ये दो सुपर स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन्स का फ्यूजन है। एन बोलता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे रूल किया करता था। ऐश बोलता है फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लोग अलग हो गए या फिर ये डिफ्यूज हो गए। एन बोलता है कि ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है जिसको बताने में काफी टाइम लगेगा। ऐश बोलता है प्लीज इस स्टोरी के बारे में बताओ, मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनकी स्टोरी जानने के लिए। एन बोलता है ठीक है, तो ये हजारों सालों पहले की बात है जब ज़ैक्रोम और रेशिराम एक ही पोकेमॉन हुआ करते थे और फ्यूज थे। इसको ओरिजिनल ड्रैगन कहा गया था और ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे रूल करता था। इससे स्ट्रॉन्ग कोई भी पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता था और इस ओरिजिनल ड्रैगन के 2 ओनर्स थे जो कि जुड़वा भाई थे। उनको ट्विन हीरोज के नाम से भी जाना जाता था। एक भाई बड़ा था, वहीं पर एक भाई छोटा था, बट ये दोनों ही भाई अलग अलग चीजें चाहते थे। बड़े भाई को सच या फिर ट्रुथ काफी ज्यादा पसंद था, वहीं पर छोटा भाई आइडियल्स में बिलीव करता था और ये दोनों ही अपने ओपिनियन को लेकर हमेशा फाइट करते रहते थे कि किसका ओपिनियन सही है और कौन सही साइड पर है। इस झगड़े को देखते हुए ओरिजिनल ड्रैगन जो कि उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, वो स्प्लिट हो गया 2 अलग अलग पोकेमॉन्स में। सबसे पहला पोकेमॉन था रेशिराम। ये एक फायर और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था जो कि व्हाइट कलर का था। इसने साइड ली ओल्डर ब्रदर की। वहीं पर सेकंड पोकेमॉन था ज़ैक्रोम जो कि एक ड्रैगन और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। इसका कलर ब्लैक था और इसने छोटे भाई की साइड ली जो कि आइडियल्स में बिलीव रखता था। दोनों भाइयों ने इन पोकेमॉन्स को काफी बार फाइट भी कराई थी ये जानने के लिए कि इन दोनों में से कौन सा पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सही साइड पर है, बट ये दोनों ही पोकेमॉन्स पावर में बिल्कुल इक्वली मैच करते थे, जिसके चलते इन दोनों में से कोई एक पोकेमॉन कभी भी किसी दूसरे पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया था। इनकी बैटल का या तो रिजल्ट नहीं आता था या फिर ये बैटल टाई हो जाती थी। बैक स्टोरी में एन बताता है कि 2 भाई थे जिनकी सोच अलग थी और वो दोनों एक साथ ओनर थे ओरिजिनल ड्रैगन की, और सोच अलग होने के चलते ओरिजिनल ड्रैगन 2 पोकेमॉन्स में बढ़ जाता है जो कि होते हैं रेशिराम और ज़ैक्रोम। रेशिराम साइड लेता है बड़े भाई की जो कि ट्रुथ में बिलीव करता था, वहीं पर ज़ैक्रोम साइड लेता है छोटे भाई की जो कि आइडियल्स में बिलीव करता था। पर पावर में दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल थे, कभी भी एक पोकेमॉन दूसरे को डिफीट नहीं कर पाया है। ये देखने के बाद कि दोनों पोकेमॉन्स की पावर इक्वल है, दोनों ही भाई मान लेते हैं कि कोई भी राइट साइड नहीं है। दोनों के ही ओपिनियन अपने अपने जगह पर सही है, बट
इसके बाद रेशुराम और ज़ैकरोम पूरे यूनोवा रीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फायर और लाइटनिंग पावर्स का यूज करके, और इसके कुछ टाइम बाद ही वो गायब हो जाते हैं। और इसके बाद से ही वो दोनों ही पोकेमॉन कहीं पर भी देखने को नहीं मिले थे। ऐसा माना जाता है कि वो ड्रैगन स्पाइरल टावर पे रहते थे। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ पर ज़ैकरोम और रेशुराम देखने को मिले थे, जिनसे मैंने फाइट तो करी पर मैं वो बैटल हार गया। ऐश बोलता है कि अगर तुम बैटल हार गए तो तुम्हारे पास रेशुराम और ज़ैकरोम कहाँ से आए। एन बोलता है ये एक सीक्रेट है, वादा करो कि तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने वाले हो। ऐश बोलता है ठीक है, वादा रहा। एन बोलता है कि मैं किसी भी पोकेमॉन या फिर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, और मैंने यूनोवा के हिस्ट्री में उन ट्विन ब्रदर्स की फोटो देखी थी, जिसके चलते मैं बड़े ब्रदर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और मेरा फेस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। अंदर जाने के बाद रेशुराम मुझे देखता है और इतने टाइम बाद अपने ओनर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैं उसकी काफी केयर भी करता हूँ और इसी तरह से कुछ टाइम बाद मैं उसके यंगर ब्रदर में ट्रांसफॉर्म होके आता हूँ और ज़ैकरोम मुझसे मिलता है। मैं ज़ैकरोम का भी ख्याल रखता हूँ और इसी तरह से दोनों ही पोकेमॉन्स मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। और जब फाइनली मेरे और उन पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप बन गई थी तो मैं रिवील कर देता हूँ कि मैं ट्विन हीरोज नहीं बल्कि एन हूँ, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जानने के बाद ज़ैकरोम और रेशुराम मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट उनका रिएक्शन देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि वो मुझे काफी पसंद करने लगे थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ रहने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। ऐश बोलते हैं ये तो काफी ऑसम स्टोरी है। एन बोलता है कि हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि वो दोनों पोकेमॉन्स मेरे साथ रहेंगे, बट क्योंकि मैंने उनका इतना केयर किया था इसीलिए वो मेरे ऊपर भरोसा करने लगे थे और अभी तक वो दोनों पोकेमॉन मेरे साथ हैं। ऐश बोलता है फिर क्यूरेम का क्या, तुमने क्यूरेम को कैसे कैच किया। एन बोलता है कि मेरे पास अब रेशुराम और ज़ैकरोम थे। अगर हम इंडिविजुअल पोकेमॉन्स को कंपेयर करें यानी कि रेशुराम और क्यूरेम को देखें तो दोनों पोकेमॉन्स की पावर इक्वल है, बट मेरे पास ज़ैकरोम और रेशुराम दोनों थे, जिसके चलते दोनों पोकेमॉन का यूज करके मैंने क्यूरेम को डिफीट कर दिया और फिर क्यूरेम को कैच भी कर लिया। इसी के साथ मेरे पास पूरा टाउ ट्रियो यानी कि रेशुराम, ज़ैकरोम और क्यूरेम आ गए और तभी से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐश बोलता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और शायद मैंने आज तक कोई ऐसा ह्यूमन नहीं देखा था जो कि अपने नेचुरल पावर का यूज करके किसी पोकेमॉन या फिर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता हो, पर तुमने ये कर दिखाया है। एन बोलता है कि इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बैटल को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने सबसे पहली बार अपने सामने ओरिजिनल ड्रैगन को देखा है। ऐश बोलता है मैंने भी। बैटल कंटिन्यू होती है। अब ये बैटल ओरिजिनल ड्रैगन वर्सेस लुनाला और नेक्रोजमा में थी। अब टाइम आ चुका था ओरिजिनल ड्रैगन की पावर देखने का कि क्या वो नेक्रोजमा और लुनाला को डिफीट कर पाएगा। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी अनफेयर है, क्यों ना हम एक फ्यूजन पोकेमॉन का बैटल एक फ्यूजन पोकेमॉन के साथ ही करें। ऐश बोलता है कि क्या इसका मतलब क्या है। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स है जिससे तुम लुनाला और नेक्रोजमा को भी फ्यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है कि क्या सच में वो कौन से आइटम्स है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक एंड ल्यूनराइजर है जिसका यूज करके तुम लुनाला और नेक्रोजमा दोनों को फ्यूज कर सकते हो, जिससे वो डॉन विंग्स नेक्रोजमा बन जाएंगे और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐश बोलता है ये तो काफी इंप्रेसिव है। ब्रॉक बोलता है इतना ही नहीं, मेरे पास अल्ट्रा नेक्रोजियम जी भी है जिसका यूज करके तुम डॉन विंग्स नेक्रोजमा को इवॉल्व कर सकते हो अल्ट्रा नेक्रोजमा में, जो कि नेक्रोजमा का सबसे ज्यादा पावरफुल और अल्ट्रा फॉर्म है। इसको काफी कम पोकेमॉन्स डिफीट करने की पावर रखते हैं। एंड बोलता है अब तो काफी मजा आने वाला है। ऐश आगे बढ़ो और अपने पोकेमॉन्स को फ्यूज करो, जिसके बाद हमें एक ड्रीम बैटल देखने को मिलेगी ओरिजिनल ड्रैगन और अल्ट्रा नेक्रोजमा के बीच में। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और ब्रॉक अपने बैग से वो आइटम्स दे देता है। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक तुम्हारे पास ये आइटम्स कहाँ से आए। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी जब तुम पोकेमार्ट से अपने गैरडोस के लिए मेगा स्टोन खरीदने गए थे तभी मैंने ये आइटम्स ले लिए थे। मुझे ये आइटम काफी औसम लगे थे, बट मुझे नहीं लगा था कि आगे जाके काम आने वाले हैं, बट आज ये काम आ गए। ऐश काफी खुश हो जाता है और वो ये आइटम्स ले लेता है। सबसे पहले वो यूज करता है एंड ल्यूनराइजर का, जिससे लुनाला और नेक्रोजमा दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं डॉन विंग्स नेक्रोजमा। ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा नेक्रोजियम जी दे देता है, बट इसको होल्ड करने के बाद भी वो अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और एन सब काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिर क्यों डॉन विंग्स नेक्रोजमा अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारे लुनाला और नेक्रोजमा अभी तैयार ना हो अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ऐश बोलता है बट ये कैसे पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बैटल कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। एन बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन फ्यूजन फ्लेयर का यूज करो। ये काफी यूनिक मूव था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना था। ओरिजिनल ड्रैगन इसको लॉन्च कर देता है और ये अटैक देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, जो कि डॉन विंग्स नेक्रोजमा पे लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा बर्स्ट अटैक यूज करने बोलता है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जो कि ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर लग जाता है, बट इस अटैक को यूज करने के बाद एक चेंज देखने को मिलता है डॉन विंग्स नेक्रोजमा में। वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है व्हाइट कलर में और उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल एक लाइट के बीम की तरह दिख रहा था। ब्रॉक बोलता है तो यही है अल्ट्रा नेक्रोजमा। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि उसका डॉन विंग्स नेक्रोजमा
नेक्रोजमा अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एन बोलता है कि मुझे पता था कि डॉन विक्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा बर्स्ट यूज करना पड़ता है इवॉल्व होने के लिए, बट मैंने ये तुमको नहीं बताया क्योंकि आखिर में तुम मेरे अपोनेंट हो और मुझे तुम्हें डिफीट करना है और प्रूव करना है कि ओरिजिनल ड्रैगन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ऐश अपने अल्ट्रा नेक्रोजमा को थंडर वेव अटैक यूज करने बोलता है जो कि ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर लग जाता है। ओरिजिनल ड्रैगन को इससे डैमेज तो नहीं पड़ता है बट वो पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ओरिजिनल ड्रैगन यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का, जिसको अल्ट्रा नेक्रोजमा काउंटर करता है ड्रैगन पल्स अटैक के साथ। दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे और दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिसके चलते काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और दोनों पोकेमॉन्स को ही डैमेज पड़ता है। इसके बाद अल्ट्रा नेक्रोजमा यूज करता है प्रिज्मेटिक लेजर का और वहीं पर ओरिजिनल ड्रैगन यूज करता है फ्यूजन बोल्ट का, बट क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन पैरालाइज हो चुका था वो मूव नहीं कर पाता और फ्यूजन बोल्ट का यूज नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसके ऊपर प्रिज्मेटिक लेजर अटैक लग जाता है। ये काफी पावरफुल था और ओरिजिनल ड्रैगन को काफी डैमेज पड़ता है। ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर अल्ट्रा नेक्रोजमा डोमिनेट कर रहा होता है। इसके बाद ऐश बोलता है कि अल्ट्रा नेक्रोजमा अपने सीक्रेट वेपन का यूज करो, एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइट बीम को स्ट्राइक करो। नेक्रोजमा टाइम लेता है और अपने लाइट बीम को बनाना स्टार्ट कर देता है। वो पावर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। एन बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन जब तक अल्ट्रा नेक्रोजमा पावर्स को इकट्ठा कर रहा है ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन क्लॉ को यूज करने का ट्राई करता है बट क्योंकि वो पैरालाइज था वो मूव नहीं कर पाता और वो अटैक नहीं कर पाता। अल्ट्रा नेक्रोजमा अभी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है लाइट बीम को यूज करने के लिए, यानी कि ओरिजिनल ड्रैगन के पास अभी भी मौका था उसको रोकने का। एन बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूजन फ्लेयर अटैक का यूज करो। दोनों पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है। ऐश का अल्ट्रा नेक्रोजमा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है लाइट बीम को स्ट्राइक करने के लिए। वहीं पर ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन क्लॉ का यूज करके उसको रोकने की कोशिश करता है बट कुछ भी नहीं कर पाता। अल्ट्रा नेक्रोजमा अभी भी एनर्जी कलेक्ट कर रहा था, जिसके चलते ओरिजिनल ड्रैगन के पास अभी भी मौका था। इस बार ओरिजिनल ड्रैगन यूज करता है ड्रैको मीटियोर अटैक का। अनफॉर्चुनेटली इस बार पैरालिसिस काम नहीं करता है और ये अटैक काम कर जाता है, जिससे अल्ट्रा नेक्रोजमा के ऊपर काफी सारे ड्रैको मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये अटैक अल्ट्रा नेक्रोजमा के ऊपर सुपर इफेक्टिव था क्योंकि एक ड्रैगन टाइप अटैक है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा होता है। बट नेक्रोजमा को पता था कि अगर वो अपने जगह से हट गया या फिर फोकस लूज कर दिया तो वो लाइट बीम का यूज नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो एक ही जगह पर खड़े रहता है और अभी भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो काफी टाइम से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको देखकर सबको ये अंदाजा हो गया था कि अल्ट्रा नेक्रोजमा पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाला है। सारे ड्रैको मीटियोर अल्ट्रा नेक्रोजमा के ऊपर लग जाते हैं, जिससे उसको काफी डैमेज तो पड़ता है बट वो अपने जगह से नहीं हिलता है और ना ही फोकस हटने देता है। ये देखकर एन काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि अल्ट्रा नेक्रोजमा इतना ज्यादा फोकस कर रहा है और उसका फोकस लूज नहीं हो रहा है, जबकि अभी अभी उसके ऊपर ड्रैगन टाइप का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लगा है जो कि उसके ऊपर सुपर इफेक्टिव भी था। फाइनली अल्ट्रा नेक्रोजमा ने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी और अब वक्त आ चुका था लाइट बीम को लॉन्च करने का। अल्ट्रा नेक्रोजमा एक साथ सारी की सारी एब्जॉर्ब हुई लाइट एनर्जी को स्ट्राइक कर देता है और ये लाइट बीम काफी ज्यादा बड़ी थी, जिसको ओरिजिनल ड्रैगन डॉज करने की कोशिश करता है बट इसकी रेंज काफी ज्यादा थी, जिसके चलते यह अटैक ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर लग जाता है। इस लेजर बीम से काफी ज्यादा हीट निकल रही होती है और अल्ट्रा नेक्रोजमा अपने सारे पार्ट से इस लेजर बीम को निकाल रहा होता है। ओरिजिनल ड्रैगन अभी तक इस अटैक को सह रहा था, पर ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि लेजर बीम ओरिजिनल ड्रैगन के आर पार हो चुका है, वो काफी ज्यादा दूर ट्रैवल कर रहा है। ब्रॉक बोलता है ये तो होना ही था, ये लेजर बीम 10,000 डिग्री से भी ज्यादा गर्म होती है और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है। अलोला के साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अल्ट्रा नेक्रोजमा की लेजर बीम अल्ट्रा माइल्स तक जा सकती है और उस अल्ट्रा माइल के बीच में जो भी चीज इसके बीच में आएगी वो सब जल जाएगी। नेक्रोजमा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो धीरे धीरे करके अपनी सारी लाइट एनर्जी को बाहर निकाल रहा था। एन को कुछ ना कुछ करना होगा वरना ओरिजिनल ड्रैगन खड़े खड़े हार जाएगा। एन बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन पल्स का यूज करो। ओरिजिनल ड्रैगन बिल्कुल ऐसे ही करता है, पर ड्रैगन पल्स उस लेजर बीम के सामने कुछ भी नहीं था। ड्रैगन पल्स जल जाता है। एन बोलता है कि इससे काम नहीं बनने वाला है, ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैको मीटियोर का यूज करो। ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैको मीटियोर का यूज कर देता है और अगेन सारे मीटियोर जाकर अल्ट्रा नेक्रोजमा पर लग रहे होते हैं, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। बट फिर भी वो अपने जगह पर ही खड़ा था और लेजर बीम को शूट करते जा रहा था और काफी टाइम बीतने के बाद ऐश बोलता है बस रहने दो अल्ट्रा नेक्रोजमा, इतना काफी है, लेजर बीम को रोक दो। ऐश की बात मानकर अल्ट्रा नेक्रोजमा लेजर बीम को शूट करना बंद कर देता है और देखने को मिलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन अभी भी अपने जगह पर खड़ा हुआ है, जिसको देखकर ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स काफी शॉक हो जाते हैं कि ओरिजिनल ड्रैगन अभी भी अपने जगह पर खड़ा हुआ है, जिसको देखकर ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स काफी शॉक हो जाते हैं। बट एन एक स्माइल देता है और बोलता है कि क्यों तुमने मेरे ओरिजिनल ड्रैगन को इतना ज्यादा वीक
वीक समझा था कि वो एक ही अटैक से हार जाएगा, ये तुम्हारी गलत फहमी है और ओरिजिनल ड्रैगन अब बोल्ट स्ट्राइक अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में अल्ट्रा नेक्रोजमा यूज करता है प्रिज्मेटिक लेजर का, पर एन ये नोटिस करता है कि ओरिजिनल ड्रैगन कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा है और तभी वो नीचे गिर जाता है, यानी कि ओरिजिनल ड्रैगन हार गया था। वहीं पर आखिरी मोमेंट पे अल्ट्रा नेक्रोजमा अपने प्रिज्मेटिक लेजर को आसमान में शूट कर देता है, जिससे उसका डैमेज किसी पे भी नहीं पड़ता है। ओरिजिनल ड्रैगन नीचे गिर जाता है और वो अलग अलग पोकेमॉन यानी कि रेशिराम और ज़ैक्रोम में बढ़ जाता है। एंड जल्दी से उन दोनों ही पोकेमॉन के पास जाता है और उसको देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स भी उन दोनों पोकेमॉन के पास आते हैं और उनको देखने को मिलता है कि सही में दोनों पोकेमॉन्स काफी वीक हो चुके हैं। ऐश का अल्ट्रा नेक्रोजमा भी वहाँ पर आता है। ब्रॉक बोलता है कि तुम्हें जल्दी से इन पोकेमॉन्स को पोकेमॉन सेंटर लेकर जाना चाहिए, वरना इनकी हालत काफी खराब हो सकती है, क्योंकि अल्ट्रा नेक्रोजमा का लेजर बीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और शायद नेक्रोजमा को उसको कम टाइम के लिए यूज करना चाहिए था, बट इसमें ऐश की भी गलती नहीं है, वो बैटल जीतना चाहता था। ब्रॉक की बात मानकर एन अपने दोनों ही पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और जल्दी से पोकेमॉन सेंटर की तरफ जाता है। बट फिलहाल के लिए उसके पास कोई भी फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं था जिसके ऊपर बैठकर वो पोकेमॉन सेंटर जा सके। इसके लिए उसको ऐश की हेल्प चाहिए थी। ऐश अपने अल्ट्रा नेक्रोजमा से सारे आइटम्स ले लेता है, जिससे वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि डिफ्यूज हो जाता है दो अलग अलग पोकेमॉन्स नेक्रोजमा और लुनाला में। ऐश लुनाला को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और सब नेक्रोजमा के ऊपर बैठकर पोकेमॉन सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स यूनोवा रीजन के एक पोकेमॉन सेंटर में आ जाते हैं, जहाँ पर एन अपने पोकेमॉन्स को हील करवाता है और नर्स जॉय बोलती है कि इसने किसी स्ट्रॉन्ग फायर टाइप पोकेमॉन से बैटल की है, इसको हीट से काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। बट मेरे अकॉर्डिंग कोई भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फायर टाइप अटैक इतना हीट रिलीज नहीं कर सकता है जिससे लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि ज़ैक्रोम और रेशिराम भी इंजर्ड हो जाए। एंड नर्स जॉय को सारी कहानी बताता है और नर्स जॉय समझ जाती है। नर्स जॉय बोलती है कोई बात नहीं, फिलहाल के तुम्हें एक वीक को इनको पोकेमॉन सेंटर में रखना होगा जिससे ये ठीक हो जाएंगे, बट आगे कभी भी ऐसी कोई खतरनाक बैटल मत करवाना जिससे किसी पोकेमॉन को काफी ज्यादा बुरी इंजरी हो सकती है। एन बोलता है ठीक है और वो ऐश और उनके फ्रेंड्स को बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पर वेट कर लूंगा। जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर से बाहर आते हैं। ऐश बोलता है कि अब हमें रेक्वाजा को वापस ले लेना चाहिए, मेरे हिसाब से अभी तक वो ठीक हो गया होगा। सईना बोलती है कि हाँ ये सही आइडिया है। उनके पास करंटली हुपा नहीं था, बट ऐश पोकेमॉन सेंटर के पास ही था, जिसके चलते वो पोकेमॉन सेंटर में जाकर प्रोफेसर ओक को फोन लगाता है और अपने लुनाला के बदले बुला लेता है हुपा को। हुपा के आते ही ऐश हुपा को पोकेबॉल के बाहर निकालता है पोकेमॉन सेंटर के बाहर आकर और बोलता है कि हमें होइन के पोकेमॉन सेंटर में टेलीपोर्ट कर दो, जहाँ पर हमने रेक्वाजा को हील होने के लिए रखा था। हुपा सब समझ जाता है और सबको टेलीपोर्ट कर देता है उस पोकेमॉन सेंटर में। सब पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं और नर्स जॉय से मिलते हैं। नर्स जॉय बोलती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। वेल तुम्हारे रेक्वाजा ने अब काफी रेस्ट ले लिया है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, तुम इसे वापस लेकर जा सकते हो एंड आगे से इसका ध्यान रखना है। ऐश नर्स जॉय को थैंक यू बोलता है और नर्स जॉय उसको रेक्वाजा का पोकेबॉल दे देती है। ऐश अपने सोलगैलियो को पीसी में स्टोर कर देता है और उसके बदले रेक्वाजा को अपने पोकेमॉन टीम में रख लेता है, जिससे अब उसके पोकेमॉन टीम में पूरा का पूरा वेदर ट्रियो आ चुका था। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है वेदर ट्रियो को कंप्लीट करके और वो सब पोकेमॉन सेंटर के बाहर आते हैं। ऐश बोलता है कि अब मैंने आधे से ज्यादा टास्क कंप्लीट कर लिया है, मेरे अकॉर्डिंग अब ज्यादा से ज्यादा 3 लेजेंडरी ट्रियो बाकी होने चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि हाँ अब काफी कम लेजेंडरी ट्रियो बच गए हैं, जो कि टोटल 3 है। सबसे पहला है सीनो रीजन का क्रिएशन ट्रियो, जिसमें आती है डियाल्गा, पाल्किया और गिराटीना। नेक्स्ट है कैलोस रीजन से ऑरा ट्रियो, जिसमें आते हैं ज़ाइगर्ट, जर्नियस और येवेल्टल। और इसके बाद फाइनली आता है गला रीजन का डार्केस्ट डे ट्रियो, जिसमें आते हैं ज़ेशियन, ज़माज़ेंटा और इटरनेटर्स। वैसे तो ज़ेशियन और ज़माज़ेंटा को हीरो डुओ माना जाता है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक ट्रियो नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब तुम्हें फाइनली 2 ही ट्रियो कैच करना है, जो कि ऑरा ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो। ये सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ऐश का अब तक का सबसे ज्यादा हार्ड टास्क था और काफी ज्यादा लेंदी भी था, बट फाइनली ये एंड होने आ रहा है, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी खुश होते हैं। बट वो नोटिस करते हैं कि आयरिस खुश नहीं थी, वो डिसअपॉइंटेड होती है। ऐश बोलता है कि आयरिस तुम्हें क्या हुआ? आयरिस बोलती है कि मैं टाओ ट्रियो को कैच नहीं कर पाई, जबकि उनको कैच करना मेरा ड्रीम था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, तुम कोई और स्ट्रॉन्ग ट्रियो को कैच कर देना या फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा ये टास्क कंप्लीट करने के बाद। आयरिस काफी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या सच में? ऐश बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ऐश बोलता है तो इन दोनों में से हमें सबसे पहले किस ट्रियो को कैच करना चाहिए? ब्रॉक बोलता है कि ऑब्वियसली क्रिएशन ट्रियो को, क्योंकि पिछली बार तुमने उनको अपने पास बुला भी लिया था, तो तुमको पता है कि उनको कैसे कैच करना है। अब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भी आ चुके हैं, यानी कि तुमने सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, अब तुमको उनको कैच करना चाहिए। ऐश बोलता है कि एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था, हम उनको काफी इजीली बुलाकर कैच कर सकते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें अपने पोकेमॉन टीम में दोनों ही सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रियो रखने चाहिए, यानी कि लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो, जिससे तुम्हारी पोकेमॉन टीम बन जाएगी नेक्रोजमा, लुनाला, सोलगैलियो, रेक्वाजा, ग्राउडॉन और कायोगर।
हाँ, ऐसा करने के बाद तुम पिकाचू को अपने टीम में नहीं रख पाओगे, बट वहाँ पर पिकाचू की कोई भी जरूरत नहीं है। सरीना बोलते हैं कि मैं भी मिस्टी के बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि क्रिएशन ट्रियो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि उनका आरसेस से रिलेशन है। हो सकता है कि उनके अननोन पावर्स का हमें अंदाजा भी ना हो, तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रियो उनको डिफीट करने के लिए काफी नहीं होगा। ये अच्छा होगा कि तुम उसके लिए एक बैकअप रखो। ऐश बोलता है ये बात तो सही है, बट मैं अपने पिकाचू को बाहर नहीं रख सकता। ऐश पिकाचू को देखता है और पिकाचू भी ऐश की टीम से बाहर नहीं जाना चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि मैं भी मिस्टी और सरीना के बात से एग्री करता हूँ। अगर इस बार तुमने क्रिएशन ट्रियो को हाथ से जाने दिया तो हो सकता है कि वो तुम्हें दोबारा मौका ना दे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम एक मैच के लिए पिकाचू को बाहर रख दो, उसके बाद तुम पिकाचू को अपने साथ रख सकते हो। ऐश बोलता है पिकाचू मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा हाथ है, बट आगे के जर्नी के लिए मुझे तुम्हें एक मैच के लिए बाहर रखना होगा, तो क्या तुम एक मैच के लिए बाहर जा सकते हो? पिकाचू डिसअपॉइंटेड होता है और वो टीम से बाहर नहीं जाना चाहता था। सब लोग उसको काफी मनाते हैं और लास्ट में फाइनली पिकाचू टीम से बाहर होने के लिए हाँ कर देता है, जिसके लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और प्रोफेसर ओक को कॉल लगाते हैं, जिसके बाद ऐश अपनी पूरी टीम अपडेट कर लेता है। वो पिकाचू को प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंचा देता है, वहीं पर उसके बदले रेक्वाजा को अपने टीम में रख लेता है और वो अपने बाकी सारे पोकेमॉन को भी सेटल कर लेता है, जिससे उसकी पूरी पोकेमॉन टीम हो जाती है नेक्रोजमा, सोल्गैलियो, लुनाला, ग्राउडॉन, कायोगर और रेक्वाजा। ऐश बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कभी भी इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम होगी, ये तो एक ड्रीम टीम की तरह है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐश तुमने सही कहा, अब हमें जाना चाहिए क्रिएशन ट्रियो को कैच करने। ऐश बोलता है कि हाँ चलो चलते हैं। ऐश अपने रेक्वाजा को बाहर निकालता है और रेक्वाजा पे बैठकर सब लोग सिनो रीजन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग डायरेक्टली शीना से कांटेक्ट करते हैं और शीना उनके पास पहुंच जाती है। शीना बोलती है कि इस बार क्या हुआ? ऐश बोलता है कि मुझे वापस से क्रिएशन ट्रियो को पकड़ने का ट्राई करना है। शीना बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि पिछली बार क्या हुआ था, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और तुम वीक पोकेमॉन का यूज करके उनको डिफीट नहीं कर सकते हो। मैं बार बार उनको यहाँ पर नहीं बुलाने वाली। ऐश बोलता है कि इस बार मैं फुल प्रिपरेशन के साथ आया हूँ, मेरे पोकेमॉन टीम में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रियो है। शीना बोलती है फिर ठीक है, मैं उनको बुलाती हूँ, बट हमें दोबारा से किसी माउंटेन पे जाना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स माउंटेन पे पहुंच जाते हैं। ये वही माउंटेन था जहाँ पर ऐश ने पहले डियालगा, पाल्किया और गिराटिना से बैटल करी थी, बट वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार गया था। इसके बाद शीना अपनी आंखें बंद करती है और फोकस करना स्टार्ट करती है, जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से डियालगा बाहर आ जाता है। उसके राइट में एक और पोर्टल खुलता है और वहाँ से पाल्किया बाहर आ जाता है, यानी कि डियालगा और पाल्किया पहुँच चुके थे, जो कि शीना के पास आ जाते हैं। वहीं पर काफी टाइम होने के बाद भी गिराटिना वहाँ पर नहीं पहुँचा था। ऐश बोलता है कि लगता है कोई इशू हो गया है, बट शीना अभी भी फोकस कर रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। और फाइनली ऊपर काफी ज्यादा बड़ा पोर्टल खुलता है, जिसमें से गिराटिना भी बाहर आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा क्रिएशन ट्रियो वहाँ पर आ चुका था। और शीना उनसे बात करती है और सब कुछ बताती है। क्रिएशन ट्रियो बताती है कि हमने पिछली बार ऐश से फाइट की थी, बट वो काफी ज्यादा इजीली हार गया था, हम ऐश को वर्ती नहीं समझते बैटल करने के लिए। शीना बोलती है कि एक लास्ट चांस दो, एंड इस बार डेफिनेटली वो तुम्हें काफी अच्छी टक्कर देने वाला है। क्रिएशन ट्रियो मान जाते हैं बैटल के लिए। ऐश अपने पोकेमॉन टीम को लेकर उनके सामने आता है। क्रिएशन ट्रियो भी बिल्कुल रेडी होता है बैटल करने के लिए। काफी सोचने के बाद ऐश डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लाइट ट्रियो को भेजेगा। वो अपने पहले 3 पोकेमॉन निकाल लेता है और भेजता है नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला को, जिसको देखकर शीना काफी शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐश ने क्यों बोला था कि वो इस बार प्रिपेयर होकर आया है। उसके पास अलोला रीजन का लाइट ट्रियो है। ब्रॉक बोलता है कि इतना नहीं, ऐश के पास और भी कुछ स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है, जो कि तुम बाद में देख लोगे। शीना बोलती है कि ऐश तो पहले से काफी इंप्रूव हो चुका है। वो पहले लेजेंडरी बर्ड और लेजेंडरी बीस्ट को लेकर आया था, बट इस बार डायरेक्टली वो स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी ट्रियो को लेकर आया है। तो अब बैटल को स्टार्ट करा जाए। बैटल स्टार्ट हो जाती है। बैटल स्टार्ट होते ही डियालगा अपने टाइम के पावर्स को यूज करके टाइम को रोक देता है, जिससे सारे इंसान और पोकेमॉन वहीं पर रुक जाते हैं। वो मूव नहीं कर पा रहे थे और ना ही कुछ देख पा रहे थे। गिराटिना और पाल्किया भी रुक गए थे, सिर्फ और सिर्फ डियालगा ही था जो कि चल सकता था। इसका फायदा उठाते हुए डियालगा नेक्रोजमा के ऊपर रोर ऑफ टाइम अटैक का यूज करता है, जो कि उसका सिग्नेचर मूव था, जिससे नेक्रोजमा को काफी डैमेज पड़ता है और टाइम वापस से चलना स्टार्ट हो जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड सीन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ऐश बोलता है ये क्या हुआ, अभी तो बैटल स्टार्ट हुई थी, तो नेक्रोजमा इंजर्ड कैसे हो गया, जबकि किसी पोकेमॉन ने कोई अटैक का भी यूज नहीं किया। सरीना बोलती है कि जैसा कि मुझे लगा था, क्रिएशन ट्रियो के पास काफी सारे ऑसम पावर्स होंगे, जिन्हें काउंटर करना काफी मुश्किल होगा। मिस्टी बोलती है कि ऐश, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम उनको डिफीट कर सकते हो। बैटल कंटिन्यू होती है और लुनाला यूज करता है मून गिस्ट बीम का पाल्किया के ऊपर।
बट पाल्किया अपने सामने एक पोर्टल खोल देता है जिसके अंदर वो मून गेस बीम चली जाती है और दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाती है, जिससे पाल्किया को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है। ऐश बोलता है कि मैंने जितना सोचा था ये तीनों पोकेमोन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बारी थी क्रिएशन ट्रियो की। पाल्किया यूज करता है स्पेशल रन अटैक का जिसको लुनाला डॉज कर लेता है। वहीं पर इसके काउंटर में सोल्गैलियो यूज करता है सन सील स्ट्राइक का जो कि उसका सिग्नेचर मूव था। ये पाल्किया के ऊपर लग जाता है जिससे उसको डैमेज पड़ता है और इसके काउंटर में डियाल्गा रोर ऑफ टाइम का यूज करता है सोल्गैलियो पर। सोल्गैलियो भी इसको डॉज नहीं कर पाता जिसके चलते उसके ऊपर भी इस अटैक का काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब गिराटिना यूज करता है थंडरबोल्ट अटैक का, वहीं पर नेक्रोजमा यूज करता है फोटोन गीजर का। फोटोन गीजर थंडरबोल्ट से ज्यादा पावरफुल था जिसके चलते वो गिराटिना के ऊपर लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली थंडरबोल्ट एक नॉर्मल अटैक है, वहीं पर फोटोन गीजर नेक्रोजमा का सिग्नेचर अटैक है। अब सारे के सारे 6 पोकेमोन जो कि वहाँ पर मौजूद थे वो बैटल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, जिससे वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। बट सब ये नोटिस करते हैं कि लाइट ट्रियो डिसएडवांटेज में थे क्योंकि क्रिएशन ट्रियो की पावर्स काफी ज्यादा है। बट सब ये नोटिस करते हैं कि लाइट ट्रियो डिसएडवांटेज में थे क्योंकि क्रिएशन ट्रियो की पावर्स काफी ज्यादा है। स्पेशली डियाल्गा बार बार टाइम रोककर सामने वाले पोकेमोन्स को डैमेज भी दे रहा था एंड उनके अटैक्स को डॉज भी कर ले रहा था और वो टाइम को स्लो भी कर रहा था। वहीं पर जब डियाल्गा खुद अटैक करता तो वो टाइम को फास्ट कर देता था, जिसके चलते नेक्रोजमा, लुनाला और सोल्गैलियो को उन अटैक को डॉज करने का टाइम नहीं मिलता और वो अटैक उनके ऊपर लग जाते। दूसरी तरफ जब भी लाइट ट्रियो कोई मेंबर पाल्किया के ऊपर अटैक करता तो पाल्किया एक पोर्टल खोल देता था जिससे वो अटैक डायरेक्टली किसी और डायमेंशन में चले जाते थे और पाल्किया को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता था, जिसके चलते ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि अब इनको कैसे डिफीट किया जाए। ब्रॉक बोलता है कि गिराटिना के पास इतनी कोई स्पेशल पावर नहीं है, वो बस दूसरे वर्ल्ड में जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग वो एक वीक टारगेट है और तुम्हें उसको ही डिफीट करना चाहिए पहले। ऐश बोलता है कि हाँ ये काफी सही आइडिया है। ऐश अपने तीनों ही पोकेमोन यानी कि नेक्रोजमा, सोल्गैलियो और लुनाला को बोलता है कि डियाल्गा और पाल्किया अपने पावर्स का फायदा उठा रहे हैं, हमें गिराटिना को टारगेट करना चाहिए। लाइट ट्रियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर डियाल्गा और पाल्किया अपनी वही ट्रिक यूज करते रहते हैं, जिसके चलते लाइट ट्रियो अपना फोकस खो रहा था। यहाँ पर नेक्रोजमा भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था जबकि हर बार वही लीड करता था। ऐश बोलता है सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा ऐसे नहीं चलने वाला है, हमें गिराटिना को टारगेट करना होगा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंटी मैटर की पावर है और वो दूसरे वर्ल्ड में ही जा सकता है, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। आई गेस वो एक इजी टारगेट होगा। ऐश अपने तीनों ही पोकेमोन्स को अपना सिग्नेचर मूव यूज करने बोलता है गिराटिना पर और सारे पोकेमोन्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। लुनाला यूज करता है मून गेस बीम का, नेक्रोजमा यूज करता है प्रिज्मेटिक लेजर का और सोल्गैलियो यूज करता है सन सील स्ट्राइक का। ब्रॉक बोलता है कि पिछली बार जब ऐश के तीनों पोकेमोन ने एक साथ सिग्नेचर मूव यूज किए थे तो एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और ऐश को काफी फायदा हुआ था उस मूव के चलते। ऐश बोलता है मेरे अकॉर्डिंग इस बार भी वैसा होने वाला है, तीनों पोकेमोन अपना सिग्नेचर मूव यूज कर देते हैं और तीनों के तीनों अटैक जाकर गिराटिना के ऊपर लग जाते हैं, जिससे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। काफी तेज हवा चलने लगती है और वो धुआं हटने का नाम नहीं ले रहा था। ऐश बोलता है लगता है गिराटिना का काम हो गया, अब बस 2 और पोकेमोन्स को डिफीट करना है जो कि है डियाल्गा और पाल्किया। गिराटिना तो सच में काफी वीक निकला जबकि इसको क्रिएशन ट्रियो का मास्टर समझा जाता है। शीना बोलती है कि गिराटिना को इतना भी ज्यादा वीक मत समझो, हाँ हो सकता है कि वो हार जाए बट स्टिल वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। फाइनली काफी टाइम बाद धुआं हट जाता है और उनको कहीं पर भी गिराटिना पोकेमोन देखने को नहीं मिलता। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अटैक तो गिराटिना पर लग गया था तो वो नीचे क्यों नहीं गिरा हुआ है एंड अगर उसने अटैक को डॉज भी कर लिया था या फिर कुछ और हो गया था तो वो दिखना तो चाहिए। सब काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी गिराटिना पूरे के पूरे लाइट ट्रियो के सामने अचानक से आ जाता है और शैडो फोर्स अटैक का यूज करता है, जिससे तीनों ही पोकेमोन्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ये देखकर ऐश शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि गिराटिना को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है। ब्रॉक बोलता है कि अच्छा तो गिराटिना ने शैडो फोर्स अटैक का यूज किया है, इस अटैक के बारे में तो मैं भूल ही गया था। ऐश बोलता है शैडो फोर्स ये कैसा अटैक है। ब्रॉक बोलता है कि ये गिराटिना का सिग्नेचर अटैक है। ये अटैक गिराटिना तब यूज करता है जब उसके ऊपर कोई अटैक लगने वाला हो या फिर सामने वाला अटैक काफी स्ट्रॉन्ग हो, जिससे वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके ऊपर किसी भी अटैक लगने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, उसके बाद वो किसी भी पोकेमोन के सामने अचानक से आकर उनके ऊपर शैडो फोर्स का यूज कर सकता है। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ गिराटिना को अटैक से बचाता नहीं है बल्कि इसकी बेस पावर 120 है, यानी कि बचाने के साथ ही साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक भी है जिसको गिराटिना यूज कर सकता है कभी भी। ऐश बोलता है मतलब तीनों पोकेमोन्स के पास कोई ना कोई स्पेशल चीज है, मैं इनको कैसे डिफीट करूंगा। शीना बोलती है कि मैंने कहा था कि तुम इस ट्रियो के एक भी मेंबर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, तीनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है शीना तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे इनको डिफीट करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी जरूर सोचनी होगी। बैटल कंटिन्यू होती है और लाइट ट्रियो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है पर डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना उनको कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। नेक्रोजमा और गिराटिना में काफी अच्छी फाइट होती है, वो तीनों ही मेंबर्स को ठीक ठाक डैमेज दे देता है बट लुनाला और सोल्गैलियो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऐश बोलता है कि अब मेरे पास कोई और चांस नहीं बचा है, अब मुझे नेक्रोजमा को अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट करना ही होगा। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ये सही
आइडिया है। ब्रॉक बोलता है कि मैं अभी तुम्हें आइटम्स देता हूँ। काफी ढूंढने के बाद ब्रॉक बोलता है कि सॉरी ऐश, मैं वो आइटम्स भूल गया हूँ, मैं अपने साथ उस आइटम्स को नहीं लाया। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और बोलता है कि ब्रॉक तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट पे इतने इंपॉर्टेंट आइटम कैसे भूल सकते हो। वेल अब ऐश कुछ नहीं कर सकता था और बैटल कंटिन्यू होती है। फाइनली कुछ टाइम बाद क्रिएशन ट्रियो लाइट ट्रियो को डिफीट कर देता है, जहाँ पर लुनाला और सोल्गैलियो कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं पर नेक्रोजमा गिराटिना को वीक करके हारता है। उसने गिराटिना को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, पर तभी गिराटिना शैडो फोर्स का यूज करके नेक्रोजमा को डिफीट कर देता है। ऐश अपने पूरे के पूरे लाइट ट्रियो को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुम सबने काफी अच्छा ट्राई किया, सॉरी मैं तुम्हें अपने फुल पावर पे यूज नहीं कर पाया। अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट करने के बाद तुम डेफिनेटली उनको डिफीट कर पाते, बट अब ये सब सोच के फायदा नहीं है, अब मुझे इस बैटल को जीतना ही है। ऐश अपने नेक्स्ट 3 पोकेबॉल निकालता है। मिस्टी बोलती है कि अब ऐश का असली टेस्ट होने वाला है, अब ऐश अपने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो को भेजने वाला है। सरीना बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐश का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रियो ही होने वाला है। शीना बोलती है कि ऐश के पास ऐसा कौन सा ट्रियो है। ऐश अपने सबसे पहले पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से निकलता है ग्राउडाउन। वो सेकंड पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है और उसमें से निकलता है कायोगर। शीना बोलते है कि वाह ऐश के पास ग्राउडाउन और कायोगर है। तभी ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को भी ग्राउंड में फेंक देता है और उसमें से निकलता है वेदर ट्रियो का मास्टर यानी कि रेकवाजा। ये पूरा का पूरा वेदर ट्रियो था, जिसको देखकर शीना काफी इंप्रेस होती है और बोलती है कि अब ये बैटल सच में काफी ज्यादा ऑसम होगी। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा ट्रियो जीतता है, क्योंकि क्रिएशन ट्रियो ऑलरेडी लाइट ट्रियो से बैटल करके काफी थक चुकी है। स्पेशली गिराटिना काफी वीक हो चुका है। ऐश बोलता है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने उनको पहले लाइट ट्रियो का यूज करके वीक कर दिया है, अब बाकी बचा हुआ काम वेदर ट्रियो कर लेगी। चलो इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है रेकवाजा सबसे पहले हम गिराटिना को फिनिश करते हैं, ड्रैगन एसेंट का यूज करो। रेकवाजा अपना सिग्नेचर मूव ड्रैगन एसेंट का यूज कर देता है, पर जैसे ही वो गिराटिना के पास पहुंचता है, गिराटिना वापस से शैडो फोर्स का यूज करता है। ऐश बोलता है कि रेकवाजा अभी के अभी ड्रैगन एसेंट पीछे की तरफ यूज करो। रेकवाजा अपने ड्रैगन एसेंट का डायरेक्शन मोड़ देता है, बट पीछे भी गिराटिना नहीं होता है, वो गायब हो चुका था। ब्रॉक बोलता है कि गिराटिना को तुम नॉर्मल पोकेमॉन मत समझो, जब वो शैडो फोर्स का यूज करके गायब हो जाता है तो अपने मर्जी से ही कहीं पर भी ग्राउंड में आ जाएगा, तुम जज नहीं कर सकते कि वो कहां से आने वाला है। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गई। तभी ऐश का रेकवाजा मेगा इवॉल्व हो जाता है मेगा रेकवाजा में। सरीना बोलती है कि ये कैसे हो गया। मिस्टी बोलती है कि जब भी रेकवाजा ड्रैगन एसेंट का यूज करता है तो वो मेगा इवॉल्व हो जाता है। सरीना बोलती है कि बट मेगा इवॉल्व होने के लिए तो मेगा स्टोन की स्टोन की जरूरत होती है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी बात सही है, बट कुछ ऐसे भी पोकेमॉन है जो कि बिना किसी मेगा स्टोन या फिर की स्टोन के इवॉल्व हो जाते हैं, और उनमें से एक रेकवाजा है। सरीना बोलती है कि ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो काफी ज्यादा औसम बात है। शीना बोलती है कि पोकेमॉन वर्ल्ड काफी ज्यादा औसम और मिस्टीरियस है, हमें अभी तक काफी सारी चीजें नहीं पता है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ शीना तुमने बिल्कुल सही कहा, पोकेमॉन वर्ल्ड उतना ही मिस्टीरियस और औसम है जितनी की तुम हो। बातें चली रही होती है कि इतने में गिराटिना ग्राउडन के पास आ जाता है और यूज कर देता है शैडो फोर्स अटैक का, जिससे ग्राउडन को काफी डैमेज पड़ता है। ऐश अपने ग्राउडन और कायोगर दोनों को ही अपना सिग्नेचर मूव यूज करने बोलता है। ऐश बोलता है ग्राउडन प्रेसिपाइस ब्लेड का यूज करो पालकिया के ऊपर, वहीं पर ऐश अपने कायोगर को ओरिजिन पल्स का यूज करने बोलता है डियाल्गा के ऊपर। दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने अटैक को लॉन्च कर देते हैं और इससे पहले कि डियाल्गा टाइम को स्लो कर पाता उसके ऊपर ओरिजिन पल्स लग जाता है। शीना काफी शॉक हो जाती है क्योंकि ओरिजिन पल्स काफी तेजी से ट्रैवल कर रहा था और डियाल्गा के ऊपर लग गया था। वहीं पर दूसरी तरफ पालकिया एक दूसरा डायमेंशन का पोर्टल खोल देता है प्रेसिपाइस ब्लेड को रोकने के लिए, पर देखने को मिलता है कि प्रेसिपाइस ब्लेड के पिलर्स धीरे धीरे कर और भी ज्यादा बड़े होते जा रहे थे और वो पोर्टल इतना बड़ा नहीं था कि वो पूरे के पूरे प्रेसिपाइस ब्लेड को एब्जॉर्ब कर पाए या फिर दूसरे डायमेंशन में भेज पाए, जिसके चलते नीचे से पालकिया के ऊपर प्रेसिपाइस ब्लेड अटैक लग जाता है, जिससे अब दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ गया था। सरीना बोलती है कि मुझे लग रहा है कि ऐश का वेदर ट्रियो कुछ ना कुछ कर सकता है। ये तीनों ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और डेफिनेटली क्रिएशन ट्रियो को डिफीट करने की पावर रखते हैं।